भयानक वहां दुर्भिक्ष हुई थी, फेमिन हुई थी उस टाइम यूपी में, उस इलाकों में। और उस टाइम नवाब असदुद्दौला ने अपना मतलब खजाना से वो हजारों बेरोजगार आदमियों को एम्प्लॉय किया था, और उसी से पब्लिक वर्क्स प्रोग्राम से बड़ा एवं बड़ा लखनऊ में बढ़ा। तो एक नई थ्योरी है नहीं, इतनी बड़ी समस्या once in 100 years ऐसा आता है। We need to have out of the box thinking, और out of the box thinking में हमने सजेशन दिया बहुत। there is a lot of receptivity to idea, resistance भी है आइडिया में कि people say it is too bold। 30 लाख करोड़ का एक नेशनल रिन्यूअल फंड बनाना चाहिए। नमस्कार, आपका राजपथ में स्वागत है। आज हमारे खास मेहमान हैं फीडबैक इंफ्रा ग्रुप के चेयरमैन विनायक चैटर्जी। इनका जब नाम लेते हैं तो तुरंत दूसरा शब्द दिमाग में आता है, इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन दरअसल जो इंसान इंफ्रास्ट्रक्चर का एक्सपर्ट हो वो पूरी इकोनॉमी का एक्सपर्ट होता है, और पॉलिसी मेकर्स उनसे सलाह लेते हैं। विनायक उन लोगों में से एक हैं। विनायक, आपसे बातचीत करने के लिए आपने हमारे लिए वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया। इंफ्रास्ट्रक्चर पर तो बात करेंगे, लेकिन मैंने सुना है लॉकडाउन के पीरियड में आपने हॉर्टिकल्चर पर फोकस करके जीडीपी में काफी कुछ ऐड किया है, उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, ये तो मैं थोड़ा लाइटर मोमेंट में आप लोग सब दोस्तों को कुछ व्हाट्सएप भेजता हूँ, क्योंकि आजकल शाम को पूरा दिन घर में बैठ के स्क्रीन देखने के बाद मैं तो 1 घंटा गार्डनिंग करता हूँ। तो उसी गार्डनिंग का कुछ झलके, कुछ मजेदार बातों के साथ जुला के आप लोग को व्हाट्सएप करते रहो, उससे ज्यादा कुछ है। और उसमें आप चाइनीज ऑरेंजेस भी प्रोड्यूस कर रहे हैं। बहुत कुछ, भिंडी, बैगन, बहुत कुछ। जी, अब हम लोग बात करते हैं। देखिए, बहुत जिसको कहते हैं बिल्कुल ही रेयर, अनबिलीवेबल मोमेंट है हिस्ट्री का पूरे ग्लोब के लिए। उसमें इंडिया में लॉकडाउन, फिर अनलॉक और फिर लॉकडाउन की बातें हो रही हैं। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी के तौर पर चूंकि आप सभी सेक्टर्स पे नजर रखते हैं, तो इस वक्त ग्राउंड का फीडबैक क्या हो रहा है, ग्राउंड पे हो क्या रहा है? देखिए, हम आपको बाकी सेक्टर एफएमसीजी वगैरह मैं नहीं बात करूंगा, बिकॉज देयर आर अदर एक्सपर्ट्स, बट हम प्रोजेक्ट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में कोविड से पहले जो जो साइट्स में काम हो रहे थे अचानक बंद हो गए। अप्रैल महीने में, मार्च एंड और अप्रैल में एकदम लॉकडाउन हो गए। अभी मई जून महीने से मोस्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन साइट्स, हाईवे कहिए, इरिगेशन कहिए, रेलवे कहिए, जो भी सब प्रोजेक्ट्स चल रहा था, दे आर स्लोली कमिंग बैक टू लाइफ। बट प्रॉब्लम्स भी हैं। मैं कहूं आपको, प्रॉब्लम एक है कि लेबर की शॉर्टेज है, दूसरी है कुछ वर्किंग कैपिटल्स की प्रॉब्लम है, तीसरी है कि भाई लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ परमिशन मिलने का कि भाई हम 1000 फोर्स लगा रहा हूं, लेबर फोर्स, उनका परमिशन दे दीजिए। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन भी साथ भी थोड़ा सा दिक्कत आते हैं, कभी लॉकडाउन, कभी अनलॉकडाउन, कभी लॉकडाउन। और पूरा क्रू में एक बंदे का कोविड हो जाए तो उसका क्या पद्धति होंगे कि पूरा साइट बंद कर दे या उस ग्रुप को आइसोलेट करे। तो ये सब मतलब दिक्कतें, रोज के रोज दिक्कतें हैं। बट इसके अलावा भी मैं तो कहूंगा कि 40 से 50% प्रोजेक्ट साइट्स जो प्री कोविड में चल रहे थे वो अभी चालू हो गए। ओके, 40-50% अगर चालू हो रहे हैं तो वो तो अच्छी खबर है। आपका ये एक ओपिनियन है कि अब सबसे क्रिटिकल है इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए और ग्रोथ के लिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे एक नया थॉट लेके आया जाए। मुझे पता है कि आप एक न्यू बॉक्स आजकल कॉन्सेप्चुअलाइज कर रहे हैं, जिसमें कि कुछ आइडियाज हैं, और एक बहुत बड़ा स्लेज हैमर लेकर के आप घूम रहे हैं। उसके पहले, उस पर आप बताइएगा जरूर, लेकिन उसके पहले ये बताइए कि इस वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए जो लिक्विडिटी की बातें हुई थी, फंडिंग की बातें हुई थी, स्टॉल प्रोजेक्ट के लिए बहुत तेजी से मदद करने की बातें हुई थी, उसका रियलिटी चेक क्या है? देखिए, रियलिटी चेक ये है, मैं पहले पॉजिटिव कहूं कि हम लोग जो सरकार को देखते हैं, एनालाइज करते हैं, इनकी इंटेंट बड़े क्लियर है। भाई जितना कोशिश करे लिक्विडिटी इनको मिलना चाहिए, वेदर इट इज आर्बिट्रेशन की अवार्ड और वेदर इट इज पेंडिंग बिल्स। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री से आदेश बड़ा पॉजिटिवली जा रहे हैं। पॉलिटिशियन एट द टॉप हैव अंडरस्टूड द प्रॉब्लम। बट ग्राउंड रियलिटी में जब आप अथॉरिटी और डिपार्टमेंट के पास आएंगे, ये पुरानी आदत डिलेड पेमेंट या 2-3 ऑब्जेक्शन रेस करे, अभी तक ग्राउंड रियलिटी में हमने जो सोचा था कि अब फ्लड गेट्स विल ओपन, लिक्विडिटी आ जाएगा, उस तरीके से नहीं आ रहे। अभी दिक्कतें ही चल रहे हैं बिल पैसा निकालने में। बिल्कुल। और ऐसे में इस वक्त जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो ये है कि
आप जैसे लोगों से जब आप लोग तो पोर्ट की, रेलवे की, फ्लाईओवर की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, इंजीनियरिंग की बातें करते हैं विनायक, तो आप इस वक्त एक वर्ड यूज कर रहे हैं बार बार, वो है मिजरी एलिविएशन। इसका मतलब हम लोग जो बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर थीम की बात कर रहे हैं, उसके ग्रास रूट का प्रॉब्लम ये है कि देश में लोगों की हालत बहुत खराब है। ऐसा आप क्यों कहते हैं? ये एक्चुअली ये सवाल आपने जो पूछा ना, दैट गोज टू द हार्ट ऑफ द मैटर। कोविड से पहले इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का हमारा क्या दिशा था कि देश आगे बढ़े, हम कॉम्पिटिटिव हो, सबके लिए रेल, रोड, ट्रांसपोर्ट, बिजली, सब पानी घर घर में पहुंच जाए। तो वी वर टॉकिंग अबाउट द लिफ्टिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड कॉम्पिटिटिवनेस। उस पर्सपेक्टिव से हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे थे। कोविड के बाद अभी पूरा पर्सपेक्टिव चेंज हो गया। अभी क्या हुआ कोविड में, मतलब आप अनएम्प्लॉयमेंट फिगर्स देखें तो जिस फिगर में आपकी विश्वास है कि either 1 in 5 Indians are unemployed or 1 in 10 Indians are unemployed, but अनएम्प्लॉयमेंट का और बेरोजगारी का इतनी बड़ा समस्या है भारत में, गांव-गांव में, शहरों में, कि अभी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की मतलब कॉन्टेक्स्ट ही चेंज हो गया। अब हम कह रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी दम से आगे बढ़ा है फॉर गिविंग एम्प्लॉयमेंट, और इसकी दूसरी नाम इंग्लिश में होते पब्लिक वर्क्स प्रोग्राम, कि भाई ऐसा धड़ाधड़ हमने प्रोजेक्ट लगाए जिसमें हजारों लाखों लोग को रोजगारी मिले। इसी में दो किस्म का पब्लिक वर्क्स होता है। एक तो जो हमारे सरकार ऑलरेडी अनाउंस कर चुका है, उसको कहते हैं गरीब कल्याण रोजगार अभियान। कुछ 50,000 करोड़ उसके लिए एलोकेट हुई है। ये गांव में छोटी काम के लिए कि स्कूल बिल्डिंग बनाइए, छोटी क्लिनिक बनाइए, पंचायत ऑफिस बनाइए, ये छोटे छोटे गांव लेवल में जहां औरत भी काम कर सकते हैं और आदमी को गांव छोड़ना नहीं पड़े कोविड टाइम में, ये उसके लिए है और अच्छा चल रहा है। और मेरे तो ये इच्छा है कि 50,000 करोड़ एलोकेशन से उसको 3 गुना 4 गुना करना है। ये विलेज लेवल में है। दूसरा लेवल पब्लिक वर्क्स प्रोग्राम जो है, जो मैसिव स्केल में होता है, नेशनल हाईवे, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन, कोस्टल इकोनॉमिक जोन, मेजर इरिगेशन, ये सारे वाटर रिवर लिंकिंग, वाटर लिंकिंग, ये जो नेशनल लेवल में मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स है, वो दूसरे तरीके के हैं। मैं एक आपको, तो ये दो किस्म का पब्लिक वर्क्स चलेगा, एक गांव विलेज लेवल, गांव के लेवल में, और एक नेशनल लेवल में जहां लेबर को आना जाना पड़ेगा। बट सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट भी नहीं, उसमें साथ स्टील, सीमेंट, डिमांड, कंस्ट्रक्शन, बहुत कुछ के फर्क पड़ा। तो ये दो पब्लिक वर्क्स इंजन चल रहा है। और इसके एक मजेदार हिस्टोरिकल एनेक्डोट भी है। पीपल हैव फॉरगॉटन 18 मिड 18th सेंचुरी में बड़ा एवं बड़ा जो बना था लखनऊ में, बहुत बहुत भयानक वहां दुर्भिक्ष हुई थी, फैमिन हुई थी उस टाइम यूपी में, उस इलाकों में। और उस टाइम नवाब असफउद्दौला ने अपना मतलब खजाना से वो हजारों बेरोजगार आदमियों को एम्प्लॉय किया था, और उसी से पब्लिक वर्क्स प्रोग्राम से बड़ा एवं बड़ा लखनऊ में बढ़ा। तो एक नई थ्योरी है नहीं, वो तो केन्स से भी पहले, केन्सियन थ्योरी से भी पहले ऐसा बड़ा एवं बड़ा बना था। तो पब्लिक वर्क्स प्रोग्राम इज इनग्रेन्ड, और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का कॉन्टेक्स्ट अभी पब्लिक वर्क्स प्रोग्राम्स और बेरोजगारी हटाने की कॉन्टेक्स्ट में पुश किया जा रहा है। पर आप बताइए। आप ये कह रहे हैं कि पूरा जो हम लोग इकोनॉमी को जैसे सोचते आए हैं, उसमें पूरे रीथिंक की जरूरत है। तो ऐसा जो हमारे डिसीजन मेकर्स हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, वो उनका रिस्पांस क्या है? जाहिर है कि आप लोग उनसे बात करते रहते हैं। ये आइडिया सेल हो पा रहा है क्या कि ये पुराना सोच नहीं चलेगा, बिल्कुल रीथिंक की जरूरत है? देखिए, the receptivity of the suggestions and ideas is very good. आपको ये कहो कि मैं CII की इंफ्रास्ट्रक्चर काउंसिल चेयर करता हूँ, और हमारे ग्रुप CII ग्रुप जब immediately after those announcements we had occasion to meet honorable finance minister निर्मला सीतारामन जी। तो उस मीटिंग में मैंने यही पब्लिक वर्क्स की सजेशन दी थी कि मैडम, बाकी जो सब आप कर रहे हो वो मॉनेटरी साइड, जो इकोनॉमिक्स में कहता है, वो मॉनेटरी साइड की इंटरवेंशन है कि हमने इंटरेस्ट रेट घटाया, हमने क्रेडिट रोका, हमने कुछ मॉरेटोरियम दे, ये सब मॉनेटरी साइड की इंटरवेंशन है। मैंने कहा मैडम, उसका लिमिट अब आ गया, अभी मॉनेटरी इंटरवेंशन से इससे ज्यादा आप नहीं जा पाओगे। और उसकी मॉनेटरी इंटरवेंशन की यही नतीजे होते हैं कि उसमें सप्लाई बढ़ते हैं। जिसको फैक्ट्री चलाना है, जिसको वर्कशॉप चलाना है, वो सप्लाई साइड इंक्रीज कर सकते हैं। बट अभी हमारे सप्लाई साइड का प्रॉब्लम नहीं है, आज का हमारा प्रॉब्लम है डिमांड साइड और बेरोजगारी। और इस दोनों के लिए पब्लिक वर्क्स प्रोग्राम्स बहुत जरूर है। तो मैडम स्ट्रेट अवे एग्रीड कि मिस्टर चैटर्जी, आई कुड नॉट बट एग्री विथ यू मोर।
कुछ दिन बाद ये 50,000 करोड़ का ये गरीब कल्याण रोजगार अभियान आया, और अभी बातचीत चल रहा है फाइनेंस मिनिस्ट्री में भी, एक कमेटी में हूं जहां बिग पिक्चर ऑफ हाउ टू फाइनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर लार्ज पब्लिक वर्क्स, उसकी बड़े अर्जेंट डिस्कशंस हो रहे हैं। तो मैं तो कहूंगा कि सरकार सुन रहे है, कुछ एक्शन हमने देखा है और कुछ एक्शन बाकी है। This is very important point you are sharing, that there is a group and committee working on it and you are part of it. So what do you think is their response going to be, the kind of ideas you are giving about bringing new ideas around fiscal action? See, देखिए, हमारे जो ये जो कोविड का सिचुएशन का बाद हमारे जो इकोनॉमिक धक्का जो असर पड़ी ना, ये बहुत मतलब हिस्टोरिकली इट इज अ वेरी बिग धक्का। मान लीजिए हम कह रहे हैं कि Q1 में इकोनॉमी में कॉन्ट्रैक्ट बाय 40%, और हम कह रहे हैं कि भाई फुल ईयर में इकोनॉमी में कॉन्ट्रैक्ट बाय 5%, बट आई बिलीव इट विल कॉन्ट्रैक्ट इवन लार्जर। मान लीजिए 7 से 10% कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो जिस इकोनॉमी 6% में ग्रोथ हो रहा था वो अभी -10 में ग्रो होगा पूरा साल में, तो 16% का स्विंग है। आप सोचिए कि जिस इकोनॉमी में वी वर ऑलरेडी स्ट्रगलिंग फॉर एम्प्लॉयमेंट, फॉर जॉब क्रिएशन, फॉर इन्वेस्टमेंट, उसकी ऊपर अब 16% का कॉन्ट्रैक्शन आ गया, तो इट इज लाइक अ वॉर लाइक सिचुएशन। तो वॉर लाइक सिचुएशन में यू कैन नॉट हैव ट्रेडिशनल थिंकिंग। मैंने जो देख रहा हूं सरकार में, ये इवन सरकारी इकोनॉमिस्ट, थिंक टैंक्स, ये लोग सिर्फ यूनियन कंसोलिडेटेड बजट ऑफ इंडिया, जिसको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया या यूनियन बजट कहते हैं, उसी के बॉक्स में सोच रहे हैं कि भाई मैं 3% जीडीपी बढ़ाऊं या 7% बढ़ाऊं या 8% बढ़ाऊं, इसी बॉक्स में डिस्कशन हो रहा है। तो हम तो कह रहे हैं कि भाई ये जो समय आया है, इतनी बड़ी समस्या, once in 100 years ऐसा आता है, we need to have out of the box thinking। और out of the box thinking में हमने सजेशन दिया बहुत, there is a lot of receptivity to idea, resistance भी है आइडिया में कि people say it is too bold, but let me explain that to you। मैं कह रहा हूं देश की अभी चाहिए यूनियन बजट को छोड़ दो, उसकी रूटीन एक्टिविटी घर चलाने की जो टैक्सेशन कलेक्ट कर रहा है, रूटीन एक्सपेंडिचर है, उसको करने दीजिए। 3-4% उसमें फिस्कल डेफिसिट बढ़ाइए और उसकी रूटीन हाउसकीपिंग में रखिए। इसके अलावा एक नया बॉक्स खोलिए कॉल्ड द नेशनल रिन्यूअल फंड, हिस्टोरिक, लाइक फ्रैंकलिन रूजवेल्ट्स न्यू डील आफ्टर द अमेरिकन डिप्रेशन, और हिटलर मेकिंग ऑटोबान्स in Germany। I mean, we need to have a new box, out of the box thinking called a national renewal fund। तो मैं तो सीधा कह दिया कि ये 14% of GDP होना चाहिए। आज की तारीख में हमारे GDP 220 लाख करोड़ है। 14% of GDP is about 30 लाख करोड़। 30 लाख करोड़ का एक नेशनल रिन्यूअल फंड बनाना चाहिए आउटसाइड द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ये 50 साल की एक प्रयोजना करना है कि 50 ईयर फंड, और इस फंड से मैं नहीं कह रहा हूं सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर ही कीजिए। आपने प्रोग्राम की शुरुआत में कहा कि वन आल्सो डिस्कसेस लार्जर ब्रॉडर इकोनॉमी, तो ये 30 लाख करोड़ को बांटने का भी क्या चाहिए, वेरी फ्यू पीपल कैन डिसएग्री। आप सुन लीजिए, इसमें मैं बस 20 सेकंड लूंगा। डिस्कॉम रिवैम्प के लिए 2 लाख करोड़ चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर को अभी जितना बात किया, मिनिमम 10 लाख करोड़ चाहिए। मिजरी एलिविएशन, ये जितने सारे प्रोग्राम हो रहे हैं कि हमने चावल फ्री दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, उसके लिए मिनिमम 3 लाख करोड़ चाहिए। हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मिनिमम 1 लाख करोड़ चाहिए। और स्टेट्स का इनकम भी बहुत कम हो गया, स्टेट्स रेवेन्यू, स्टेट सपोर्ट प्रोग्राम में 6 लाख करोड़ चाहिए। फाइनेंशियल सेक्टर रिकैपिटलाइजेशन के लिए 5 लाख करोड़ चाहिए, और स्पेसिफिक सपोर्ट टू एमएसएमई सेक्टर 3 लाख करोड़ चाहिए। ये पूरा आप ऐड करें तो आपको 30 लाख करोड़ चाहिए है। कोई डिस्प्यूट नहीं कर रहा है, ये जो फिगर मैंने कहा, कोई डिस्प्यूट नहीं कर रहा है कि डिस्कॉम का 2 लाख करोड़ चाहिए, ये हेल्थ केयर, तो फिगर्स का कोई डिस्प्यूट नहीं कर रहा है। तो आप फिगर्स का डिस्प्यूट ना करें तो इसका टोटल तो 30 लाख करोड़ बनता। अब कहां से 30 लाख करोड़ लाओगे? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया डिस्कशन से नहीं होगा। यू रिक्वायर अ नेशनल रिन्यूअल फंड। मैं भी कह रहा हूं वो नेशनल रिन्यूअल फंड 60% शुड बी डोमेस्टिक फंडेड। आरबीआई शुड प्रिंट मनी एंड सब्सक्राइब टू दैट फंड, और 40% कैन बी टेकन फ्रॉम फ्रेंडली ओवरसीज डेवलपमेंटल इंस्टीट्यूशन। इसका एक डिटेल्ड स्कीम है, बट आपको बोर नहीं करने चाहता हूं। नहीं, बिल्कुल। ये जो आपने कहा कि डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन एक तरफ और दूसरी तरफ नेशनल रिन्यूअल फंड, ये दोनों मिलाकर के किस तरीके से काम होना चाहिए, तो इसको कंपेलिंग बनाने के लिए जरूरी है आपके ये थॉट को समझना कि ऐसा इसलिए जरूरी है कि सरकार के पास पैसा नहीं, भारत के प्राइवेट सेक्टर के पास पैसा नहीं, और एफडीआई की जो हम बात करते हैं उसमें भी क्या मिसनॉमर है।
देखिए एफडीआई जो आते थे कोविड से पहले भी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो हिंदुस्तान की इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में आते, मैं बाकी पीई फंड्स इन फार्मा वार्मा की बात नहीं कर रहा, बट मैं पब्लिक वर्क्स ओरिएंटेशन से बात कर रहा हूँ। ये फॉरेन फंड जो आते थे ये नए प्रोजेक्ट के लिए नहीं आते थे, दे डिड नॉट टेक डेवलपमेंट रिस्क। ये रेडी प्रोजेक्ट्स की जो रास्ते चल रहा है, जो पावर प्लांट चल रहा है, ये रेडी प्रोजेक्ट्स जिसको हम ब्राउनफील्ड कहते हैं, नए प्रोजेक्ट्स को हम ग्रीनफील्ड कहते हैं, और जो चालू प्रोजेक्ट्स है उसको ब्राउनफील्ड कहते हैं। ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ब्राउनफील्ड चालू एसेट्स का पैसा में यहाँ पैसा लगाते थे। एंड कोविड के बाद उसको यहाँ भी डर है कि भाई ट्रैफिक ठीक होगा, बिजली का अपटेक होगा, तो हम फॉरेन फंड्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तो डिपेंड नहीं करना चाहिए, बट अदर देन फ्रेंडली फंड्स टू कैपिटलाइज द 50-year नेशनल रिन्यूअल फंड। देखिए मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा कि एक प्रोजेक्ट के लिए, बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए हमने जापानी नो हमको 1 लाख करोड़ दिया 60 साल के लिए एट 0.5% इंटरेस्ट। जो भी है, वेदर यू एग्री विद मिस्टर मोदी और यू डिसएग्री विद हिज पॉलिसीज, मैं पॉलिटिक्स में नहीं जा रहा हूं, बट ये तो मानना है कि मोदी जी के जो फॉरेन आउटरीच हुई थी उसमें हमारे बहुत सारे गुडविल है, कैनेडियन पेंशन फंड्स, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्डिक, गल्फ वगैरह। तो एक प्रोजेक्ट के लिए हमने 1 लाख करोड़ उठाया, तो नेशनल रिन्यूअल फंड के लिए हमने 18 लाख करोड़ नहीं उठा सकते। तो ये फ्रेंडली डेवलपमेंट फंड्स लाइक जापानीज, ऑस्ट्रेलियन, ये पॉलिटिकल कंसेंसस बन जाए तो नेशनल रिन्यूअल फंड कैन बिकम अ रियलिटी। दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग। राइट। भारत के प्राइवेट सेक्टर का क्या इस वक्त अप्रोच है? वो लोग इंफ्रास्ट्रक्चर में आने को तैयार हैं, और अगर हैं तो उनके पास पैसे भी हैं क्या? अभी भारत की प्राइवेट सेक्टर की बैलेंस शीट बहुत स्ट्रेस्ड है बिकॉज ऑफ कोविड, और कोविड से पहले भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनीज का बैलेंस शीट का लीवरेजिंग बहुत हाई था। कोविड के बाद तो किसी का कोई भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कोई भी प्राइवेट सेक्टर कंपनी अभी इन्वेस्ट करने का मूड में है नहीं। सिर्फ ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट्स मिले, उसमें बैंक फाइनेंसिंग मिले और काम, कॉन्ट्रैक्टिंग काम, ठेकेदारी काम करने के लिए तैयार है, इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार नहीं है। डोमेस्टिक प्राइवेट सेक्टर इंटरेस्टेड नहीं है। फॉरेन इन्वेस्टर सिर्फ ब्राउनफील्ड में पहले इंटरेस्टेड था, अब वह भी इंटरेस्टेड नहीं है क्योंकि बहुत सारे अनसर्टेनिटीज है। इस माहौल में सिर्फ सरकार के पास रिसोर्सेज है, ये तैयार करना पड़ेगा और सरकार को पब्लिक वर्क्स ओरिएंटेशन करना पड़ेगा, और इसके लिए कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया इज नॉट इनफ। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग में नेशनल रिन्यूअल फंड इज रिक्वायर्ड, द अर्लियर द बेटर। तो इसमें कोई ये आर्गुमेंट दे सकता है आपसे कि भाई हमने नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन बनाई है, 20 लाख करोड़ रुपए का हर साल खर्चा करने का प्लान है, तो कुछ तो उन्होंने उसकी फाइनेंसिंग सोच ली होगी ना? तो यही हम कह रहे हैं कि अभी जिस कमिटी बना है फाइनेंस मिनिस्ट्री में टू इमीडिएटली लुक एट सॉल्यूशंस फॉर फंडिंग द एनआईपी, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, आई एम अ मेंबर ऑफ दैट कमिटी। अभी तो काफी जोरदार से डिस्कशन हो रहा है डीएफआई के ऊपर। एटलीस्ट डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डेडिकेटेड फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर चल जाए तो काम काफी आगे बढ़ेगा। बट मैं तो कह रहा हूं वो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए ये जो नेशनल रिन्यूअल फंड है, इट इज बियॉन्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, इट इज फॉर मिजरी एलिविएशन, इट इज फॉर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टेट सपोर्ट, एमएसएमई सपोर्ट, उसका एजेंडा अलग है। नहीं, but do tell us about DFI. You are envisaging a kind of big apex DFI. See, we are under discussions now. When there are points which are favoring creation of a DFI, and as you know, there already exists a lot of so-called financing institutions under the government. मान लीजिए पावर सेक्टर में पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, REC रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन है, रेलवेज में IRFC है, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हडको है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए नाबार्ड है, इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी है, NIIF है। तो देयर इज वन थिंकिंग दैट नया DFI ना बनाए, ये सारे इंस्टीट्यूशंस को और इनकी जो दिक्कतें हैं, हिंड्रेंसेस है, वो रिमूव करके इनको फ्लावर करने दे। दूसरे आइडिया है कि नहीं, इनके अलावा भी एक नया तगड़ा लार्ज बैलेंस शीट DFI क्रिएट करना है, उसी में अभी डिस्कशन चल रहा है। लेट अस वेट फॉर द आउटकम ऑफ द कंसेंसस बोथ एट द एक्सपर्ट लेवल एंड एट द पॉलिटिकल लेवल। और जो आपने NRF का कहा, चूंकि एक बहुत ही बिग बोल्ड आइडिया है और सब मानते हैं कि लॉजिकल है, तो उसकी एक्सेप्टेंस का लेवल आपको क्या दिख रहा है गवर्नमेंट के जिन लोगों से आप बात कर रहे हैं? देखिए, ये आइडिया ऑफ अ 30 लाख करोड़ नेशनल रिन्यूअल फंड, मेरे जो लग रहा है कोई डिस्प्यूट नहीं कर रहा है कि ये आइडिया जरूरत है, लेकिन द एनॉर्मिटी ऑफ द आइडिया, people are finding it little difficult to swallow or come to grips with it. So how to sell the idea then?
or to sell the idea. तो मैं तो अपना आप जैसा बात कर रहा हूं, मैं तो चिल्लाते रहता हूं, but I think slowly people are coming around to it कि आप ना करें. Let us say that you don't do it. अब ना करें तो नतीजा तो बहुत भयंकर है. आप इस इकोनॉमी को स्लेज हैमर मार के कहां वी शेप रिवाइवल में लाओगे? क्या इंस्ट्रूमेंट है आपके हाथ में? मॉनेटरी पॉलिसी जितना इंस्ट्रूमेंट था आपने इस्तेमाल कर लिया, तो मैं में भी प्रॉब्लम है. तो आपके पास तो अभी सिर्फ पब्लिक वर्क्स और फिस्कल है, तो ये नहीं करोगे तो क्या करोगे? और चूंकि करंट फिस्कल की लिमिटेशन है, इसलिए आप ये एनआरएफ का बहुत ही बड़ा आइडिया दे रहे हैं. लेकिन जो बात पब्लिक में आती है वो हम ये सुनते हैं कि अब कुछ लोगों को ग्रीन शूट नजर आ रहे हैं, तो शायद कहीं ये थिंकिंग ना हो जाए और उसी को फाइट करने की जरूरत है कि ये रूटीन इंक्रीमेंटल थिंकिंग से काम नहीं चलेगा, क्योंकि जिसमें ग्रीन शूट आप देख रहे हैं वो बहुत गहरा डीप होल है, उसके बॉटम में आपको ग्रीन शूट नजर आ रहा है. करेक्ट. आपने जैसा पिक्चर सामने रखा उससे ज्यादा तो मैंने नहीं कह सकता हूं कि एक डीप होल के नीचे कुछ ग्रीन शूट्स देख रहे हो. और ग्रीन शूट्स तो देखोगे, अप्रैल और मई महीने में लॉकडाउन था, कुछ नहीं हुआ. उसके बाद कुछ भी फैक्ट्री शुरुआत हुई. If more people are buying Maggi noodles or more people are buying toothbrush, few factories are opening, कुछ और भी कोई जनता शोरूम जा रहा है गाड़ी देखने के लिए, ठीक है, ये ग्रीन शूट्स नजर आ रहा है, इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है. बट ग्रीन शूट्स, if an economy is going to contract 40% in Q1 and 10% in the fiscal year, ये ग्रीन शूट से नहीं होगा, स्लेज हैमर चाहिए. और मेरे हिसाब हमारे आइडिया नेशनल रिन्यूअल फंड के अलावा और किसी का अच्छा कोई आइडिया है तो सामने पेश करे, पर कोई आइडिया तो मैं नहीं सुन रहा हूं. ओके, वन कंसर्न एवरीवन वुड हैव ऑन दिस इशू कि ये सरकार जब सोचती है, कॉशियस है, करती भी है, लेकिन टू लिटिल और टू लेट का प्रॉब्लम हो जाता है. जो अर्जेंसी है, उस अर्जेंसी की अंडरस्टैंडिंग डिसीजन मेकर्स के लेवल पर कितनी है, क्योंकि ये जरा भी देर करेंगे तो ये होल और डीप होता चला जाएगा. देखिए, ये बात तो सही है, बट आई सपोज इन अ डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया and the complexity of the economy and the fear that we should not overspend beyond our resources, या कंट्री गहरे तरह से डाउनग्रेड हो जाएगा रेटिंग से. बहुत सारे चीज एक पॉलिटिकल लीडरशिप के दिमाग में चलते रहते हैं. देयर आर मेनी व्हील्स आर मूविंग. ये सारे व्हील्स को एक डायरेक्शन में अलाइन करने के लिए मेरे ख्याल कुछ तो टाइम लगता है. बट पीएमओ में, फाइनेंस मिनिस्ट्री में मेरे जितना जानकारी है, बहुत इंटेंसिव डिस्कशंस हो रहा है. दे आर इन टच विद रियलिटी कि क्या हो रहा है देश में. सो आई होप सून दैट सम डिसीजंस विल बी अनाउंस्ड सून. राइट. तो इस वक्त अगर इमीडिएट टर्म पे आपसे मैं ये समझना चाहूं कि जो थिंकिंग चल रही है उसके लेवल पे कब तक ये एनआरएफ वाला आइडिया अगर ये एक्सेप्ट कर लेते हैं तो रोल आउट होना चाहिए, आपका क्या रिकमेंडेशन है? देखिए, आप तो रोल आउट तक पहुंच गए, मैं तो कह रहा हूं कि इस आइडिया का एक्सेप्टेंस भी अभी तक हुई नहीं. DFI, a dedicated financial institution for infrastructure, उस आइडिया का एक रीजनेबल एक्सेप्टेंस ऑफ द आइडिया है. उसीलिए उसमें बहुत सारे अब डिबेट डिस्कशन चल रहा है एंड शायद इट विल बिकम अ रियलिटी. बट नेशनल रिन्यूअल फंड सब सुन रहा है, कहता है या इट्स एन इंटरेस्टिंग आइडिया, बट क्या करूं. सो अभी एक्सेप्टेंस ऑफ द आइडिया आए नहीं, रोल आउट तो भूल जाइए. तो ये अलार्मिंग सिचुएशन है और बहुत सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट करने की जरूरत है. इसलिए आखिरी के एक दो सवाल में मैं ये समझना चाहूंगा कि हम लोग बहुत बात करते थे डेमोग्राफिक डिविडेंड है, जवान देश है, भारत को इकोनॉमिक पावर बनने से कौन रोक सकेगा, लेकिन अगर इसको कोई एक नंबर से या एक मीट्रिक लेके समझाना हो कि देखिए बहुत विंडो तेजी से गायब हो रहा है डेमोग्राफिक डिविडेंड का, हम जरा सा और लेट हो गए तो हम इसको मिस कर जाएंगे, और मिस कर जाएंगे तो बड़ी मिजरी में ही रहने वाले हैं. देखिए, डेमोग्राफिक डिविडेंड इज वेरी गुड व्हेन यू हैव जॉब्स अवेलेबल, कि पीपल आर कमिंग आउट ऑफ विलेजेस, स्कूल्स, कॉलेजेस, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस, आईटीआईज, और निकल रहा है और यंग मेन एंड वुमेन नौकरी मिल रहा है, डेमोग्राफिक डिविडेंड होता है. एंड सच पीपल देन बिकम कंज्यूमर्स, तो डिमांड भी क्रिएट होता है. बट जब ऐसा हम वी फॉल इनटू दिस ह्यूज ब्लैक होल, द डेमोग्राफिक डिविडेंड फ्रॉम बिकमिंग एन एसेट बिकम्स अ लायबिलिटी, बिकॉज़ देन यू से that 1 out of 5 Indians is unemployed and we don't have any visible means of quickly empowering him. So demographic dividend can be a devil also. It can be a savior, it can be a devil also. But right now, demographic dividend is not really a dividend check at all. It is almost becoming a demographic liability, saying, how can I quickly create jobs for so many million unemployed Indians? And the only answer to that is a sledgehammer approach. It is very, very large and immediate public works programs.
that will lead to a economy wide revival through the multiplier effect. That is the only, it's a fiscal side intervention. और अभी तक हमारे सारे इंटरवेंशन मॉनेटरी साइड में होगा। बिल्कुल नहीं, आप बहुत फंडामेंटली करेक्ट आइडियाज दे रहे हैं, लेकिन वो सेम थिंकिंग का एक इशू है और जाहिर है कि आपकी बातचीत में भी ये बात आती होगी बार बार कि नहीं देखिए अब तो हमारी प्रायोरिटी बदलेगी और आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन हम तो अभी हेल्थ पर फोकस करेंगे और डिफेंस हमारा दूसरा एक बड़ा एरिया होगा, वहां पर पैसे चले जाएंगे। तो इन बातों से माइंड प्रीऑक्यूपाइड होने के कारण फिर भी पुश मारना पड़ेगा कि इन दोनों में कोई कंट्राडिक्शन नहीं है, दोनों एक दूसरे से ओवरलैप नहीं हो रहे हैं। नहीं, कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। डिफेंस की जो एरियाज है उसकी अलग एक ग्रुप है, वो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स है, डिफेंस मिनिस्ट्री है, मंत्री है, वो अपना काम करे, राइट। हेल्थ में बहुत सारे, पूरा स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन हेल्थ में इन्वॉल्व है। बाकी पीपल हु आर वर्किंग इन पीएमओ, इन फाइनेंस मिनिस्ट्री, इन आरबीआई, इन द बैंक, इकोनॉमिक थिंक टैंक है, इकोनॉमिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट है, नीति आयोग है, ये these people are not involved in defense and fighting healthcare. तो ये बहुत सारे टैलेंट अवेलेबल है, they have to be in a sense put into a room, locked and say come with a conclusion. Absolutely. एक बात और बता दें आप जाते जाते, और वो ये कि इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी कुछ काम हुआ है देश में, बहुत लोग ये कह सकते हैं कि ये बना दिया वो बना दिया, फिर भी हम लोग कितने अंडर हैं, कितना कम है हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए इसका लिए तो सिर्फ मैथमेटिक्स है। एक हिंदुस्तान जैसा देश, इनकी मिनिमम चाहिए, इंडिपेंडेंस से 1947 से इसकी रिक्वायरमेंट थी कि इट शुड स्पेंड अबाउट 8% ऑफ इट्स जीडीपी ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, बट ऑलमोस्ट टिल 1997 वी हैव स्पेंट 3%। जहां 8% ऑफ जीडीपी हमको इन्वेस्ट करना था, हमने 3% किया। तो सालों सालों बाद ये 5% का इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट एक्यूमुलेट होते जाते थे। इसीलिए बिजली, किसी घर में बिजली पहुंचने हैं इंडिपेंडेंस के बाद 60-70 साल हो गए, तो पानी नहीं पहुंच रहा है, सड़कें जाम है, वगैरह वगैरह। तो अभी भी हमारे दिशा ये होना चाहिए कि 8% ऑफ जीडीपी इंफ्रास्ट्रक्चर में स्पेंड होना चाहिए। तो लगभग हमने जो देख रहा है कि ये नंबर हमारे अभी बड़े मुश्किल से 5.5-6 तक प्री कोविड पहुंचा था। पोस्ट कोविड मेरे कोई आइडिया नहीं है क्योंकि मैंने स्टेटिस्टिक्स नहीं देखा। तो लंबी रास्ता है, बट वी हैव टू, एज यू राइटली सेड, वी हैव टू एक्ट नाउ, नॉट जस्ट टू पुल द कंट्री अप ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, बट मोर इंपॉर्टेंटली कोविड के कॉन्टेक्स्ट में रोजगारी के लिए पब्लिक वर्क्स प्रोग्राम्स, पीरियड। और इसी में बहुत कॉम्प्लेक्स बड़ी चीजें करनी है, लेकिन उसी में हमारे शहर और हमारा ट्रांसपोर्ट, ये दोनों भी उतना ही क्रिटिकल है, क्योंकि कोविड ने ये हमको बता दिया है कि हमारी सोसाइटी कितनी ब्रोकन है और किस तरीके से ये हमारे सेल्फ इंटरेस्ट में होगा कि अमीर, मध्य वर्ग, गरीब कैसे रहे, कहाँ रहे। क्योंकि बिल्कुल छोटा सा सीधा सा एग्जांपल है, अब हमारे घर में कोई प्लम्बर आता है और हाउसमेड आती है तो हम 10 बार सोचते हैं। क्या ये ट्रेजिक रियलिटी सेंट्रिसिटी ऑफ अर्बन गवर्नेंस को समझ रही है कि हमारे पॉलिसी मेकर समझ रहे हैं? देखिए, हमारे अर्बन फेलियर तो बहुत बड़ा फेलियर है। इसके लिए कोई देश का कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करना बहुत बड़े हिस्सा होता है, बट वी हैव चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन। देयर इज समथिंग इन 1992 कॉल्ड द 74th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, व्हिच सेज दैट अर्बन लोकल बॉडीज हैव टू टेक चार्ज ऑफ देयर डेस्टिनीज। ये हमने इंप्लीमेंट नहीं किया फॉर वेरियस रीजंस ऑफ पॉलिटिक्स। स्टेट कैपिटल से कंट्रोल होता है, फंडिंग, पोस्टिंग, प्रमोशन। तो एक शहर का जो अपना प्राइड और डेस्टिनी मैनेजमेंट का जो दिशा होता है, कि आप हिंदुस्तानियों को पूछिए, वो लंदन में और न्यूयॉर्क मेयर का नाम बोल देगा, अपना शहर का मेयर का नाम पूछिए, किसी को याद नहीं, बिकॉज वी डू नॉट हैव अर्बन गवर्नेंस। तो 74th अमेंडमेंट इंप्लीमेंट करना इज द फर्स्ट स्टेप। उसके बाद हम बाकी अर्बन इश्यूज आपका नेक्स्ट प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। एब्सोल्युटली। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपके न्यू बॉक्स में अर्बन गवर्नेंस भी इक्वली इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्रोपोजिशन है। होगा ही होगा। हमको म्युनिसिपल बॉन्ड्स पूरा तैयार करना पड़ेगा। अमेरिका सिटीज रन ऑन इश्यूएंस ऑफ म्युनिसिपल बॉन्ड्स। हमारे यहाँ कोई मार्केट ही नहीं है, तो ये अर्बन गवर्नेंस होगा तब म्युनिसिपल बॉन्ड्स आएगा, तब शहरों फिट ठीक होगा, बट इट्स अ जर्नी। बिल्कुल। तो निष्कर्ष में यही कहा जा सकता है विनायक दा, जिस तरीके से आपने समझाया कि विनायक चैटर्जी जो बॉक्स दिखा रहे हैं, उसमें जो आइडियाज दिखा रहे हैं, उसमें स्लेज हैमर को हम ट्रांसलेट कर देते हैं कि आत्मनिर्भर बनना है तो वो ब्रह्मास्त्र उठाइए और चलाइए। आपने वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आई लाइक द ब्रह्मास्त्र। Thank you very much. Thank you. God bless you.